नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति हिंदी की दुनिया इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 7वीं सुलभ भारती मराठी इसका 9वां अध्याय वाचनाचे वेड इसका स्वाध्याय लेकर आई हूँ। आइए हम देखते हैं इसका स्वाध्याय। वाचनाचे वेड में हमको मुख्य रूप से 2 कैरेक्टर दिखाई देते हैं। एक कैरेक्टर है ये छोटी लड़की जिसका नाम है सोनाली, और एक कैरेक्टर है उसकी मम्मी यानी आई। ठीक है, तो इस लेसन के अंदर उसकी मम्मी उसको पढ़ने की आदत हो, पढ़ाई की किताबों के अलावा भी वो कुछ किताबें पढ़े, ऐसी आदत उसको किस तरीके से लगे, उसके लिए कई प्रयत्न और कोशिशें करती है, और उसके बाद में वो किस तरीके से जो सोनाली को किताबें पढ़ने की ओर प्रवृत्त करती है, ये इस लेसन में हमको दिखाया गया है। विद्यार्थियों, पहला प्रश्न है, खालील प्रश्नांची 1-2 वाक्यात उत्तरे लिहा। यानी नीचे दिए हुए प्रश्नों के 1 या 2 वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न अ है, सोनालीने काय करावे असे आईला वाटत होते। यानी सोनालीने क्या करना चाहिए ऐसा उसकी मम्मी को लगता था। उत्तर है, आईला वाटत होते की सोनालीने अभ्यासाशिवाय दररोज कमीत कमी 2 पाने अवांतर वाचावीत। यानी उसकी मम्मी को ऐसा लगता था कि सोनाली ने पढ़ाई के अलावा एवरी डे दररोज यानी रोज ही कम से कम 2 पेज किसी और किताब में से निरंतर पढ़ते रहना चाहिए। प्रश्न आहे, सोनालीच्या घरातील सर्वांना तिच्याकडे पाहून नवल का वाटत होते। उत्तर है, यानी सोनाली के घर में सब जब सोनाली को देख रहे थे तो उसको देखकर सबको नवल क्यों लग रहा था, यानी आश्चर्य क्यों लग रहा था। तो उत्तर है, सोनालीला वाचनाची अजिबात आवड नव्हती, पण जेव्हा ती आईला म्हणाली की मी पुन्हा एकदा पुस्तक वाचते, तेव्हा घरातील सर्वांना तिच्याकडे पाहून नवल वाटत होते। यानी सोनाली को वाचन यानी पढ़ने का बिल्कुल भी शौक नहीं था, आवड़ नहीं थी। पर जब उसने उसकी मम्मी से कहा कि मैं पुनः एकदा पुस्तक वाचते, यानी मैं फिर से एक बार इस किताब को पढ़ती हूँ, तब घरातील सर्वांना यानी घर में के सब लोगों को उसकी तरफ देखकर आश्चर्य लगा, नवल लगा। प्रश्न ई है, सोनालीला प्रोत्साहन देण्यासाठी तिच्या बाबांनी काय केले। यानी सोनाली को पढ़ने के प्रति प्रोत्साहन देने के लिए उसके पिताजी ने क्या क्या किया। उत्तर, सोनालीला प्रोत्साहन देण्यासाठी तिच्या बाबांनी तिला वाढदिवसाला एक छानसे पुस्तक भेट दिले। उसको प्रोत्साहन देने के लिए रीडिंग का उसके पिताजी ने उसको बर्थडे पर एक बहुत अच्छी किताब गिफ्ट में दी। खालील घटनांमागील कारणे लिहा। अ, आईने सोनालीच्या हातात एक गोष्टीचे पुस्तक दिले। कारण क्या था कि उसकी आई ने यानी उसकी मम्मी ने सोनाली के हाथ में एक कहानी की किताब दी। उसका क्या कारण था, तो कारण है आईला सोनालीला अवांतर वाचनासाठी प्रवृत्त करायची मनापासून इच्छा होती, पण आईला यात यश येत नव्हते। सोनालीला वाचनाची आवड निर्माण व्हावी यासाठी आईने एक युक्ती करायचे ठरवले, व त्याप्रमाणे आईने सोनालीच्या हातात एक गोष्टीचे पुस्तक दिले। आता इथे रिले लिहिलं है ना, यहाँ पे आपको बच्चों दिले ऐसा लिखना है, ठीक है, इस जगह पे। यानी सोनाली की मम्मी को सोनाली को रोज अवांतर पढ़ने के लिए प्रवृत्त करने की मन से इच्छा थी। उनकी इच्छा थी कि पढ़ाई की किताबों के अलावा भी वो कोई और दूसरी किताब में से कम 2 पेज रोज पढ़े। इसके लिए उसकी मम्मी बहुत कोशिश कर रही थी, पर उसमें वो सफल नहीं हो पा रही थी, उनको यश नहीं आ रहा था। इसीलिए सोनाली को पढ़ने के प्रति जो है आवड़ निर्माण हो, गोड़ी निर्माण हो, उसको जो है मन लगे उसका उसमें, इसके लिए उसकी मम्मी ने एक युक्ति यानी एक उपाय सोचा, और इसीलिए उन्होंने सोनाली के हाथ में एक कहानी की किताब दे दी। आईने सोनालीला कथेचा सारांश लिहायला सांगितला। माने
सोनाली को कथा का यानी उस कहानी का सारांश यानी कि शॉर्ट में उस कहानी को समरी उसकी लिखने के लिए उसको कहा। उत्तर है, सोनालीने आईला मदत करावी म्हणून गोष्टीचे पुस्तक वाचले। सोनाली को ऐसा लगा कि मैं अपनी मम्मी की मदद करूं, इसलिए उसने वो कहानी की किताब पढ़ी। तिला सगळ्याच कथा आवडल्या। उसको सभी कहानियाँ अच्छी लगी, पण त्यातली कोणती निवडावी ते तिला कळेना। पर उसमें से कौन सी चूज़ करे जो उसकी मम्मी स्कूल में बता सके या बोल सके, वो उसको समझ में नहीं आ रहा था। सोनाली ने ही समस्या आईला सांगितली। सोनाली ने ये सब समस्या जो है अपनी मम्मी को बताई कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी कहानी में आपके लिए इसमें से चूज करूँ। म्हणून आईने तिला कथेचा सारांश लिहायला सांगितला। इसलिए उसकी मम्मी ने उसको कथा का सारांश यानी कि समरी लिखने के लिए कहा। अब जैसे उसकी मम्मी है ना, उसकी मम्मी ने कहा था कि तू इसमें से कोई एक अच्छी सी कहानी मुझे चुन के दे दे, चूज़ करके दे दे, तो मैं वो स्कूल में बताऊंगी, है ना, स्कूल में बोलूँगी। इसीलिए उसको लगा कि मैं मम्मी की मदद कर दूँ। तो उसने वो किताब पूरी पढ़ी कि कौन कौन सी कहानियाँ अच्छी है, उसमें से कौन सी सबसे अच्छी कहानी है। और जब उसको सब पढ़ने के बाद समझ में नहीं आया कि सबसे अच्छी कौन सी कहानी है, तो उसकी मम्मी ने कहा उसकी समरी लिखो। समरी लिखने के बाद में हमको एग्जैक्ट पता पड़ सकता है कि कौन सी कहानी सबसे ज़्यादा अच्छी है, और फिर वो कहानी उसकी मम्मी बोल सकती थी। इस तरीके से उसने सोनाली ने पूरी किताब भी पढ़ ली और उसके कारण उसको कहानियाँ पढ़ने में रुचि हो गई, है ना, उसको इंटरेस्ट आ गया उसमें। सोनालीला आता पुस्तके वाचत जा असे सांगण्याची गरज उरली नहीं। यानी सोनाली को अब ये नहीं कहना पड़ता था कि किताबें पढ़ा कर। ऐसा उसका कारण क्या, तो सोनाली ने सर्व कथा वाचल्या व गोष्टींचे सारांश लिहिले। यानी सोनाली ने सभी कथाएं पढ़ी, सभी कहानियाँ पढ़ी और उसका समरी भी लिख लिया। आई ने तिचे कौतुक केले। घर में उसकी मम्मी ने उसका बहुत कौतुक किया, यानी प्रशंसा की। आणि वर्गात गोष्ट सांगितली म्हणून बाईंनी तिचे कौतुक केले। और स्कूल में जाके कक्षा में उसने कहानी सुनाई, इसलिए कक्षा में टीचर ने उसका बहुत प्रशंसा किया। बाबांनी तिला वाढदिवसाला पुस्तक भेट दिले। उसके पिताजी ने उसको उसके बर्थडे पर किताब दी भेट में। वर्गातल्या मैत्रिणींनी एक एक पुस्तक भेट स्वरूपात दिले। और उसकी क्लास के जितने भी उसके मित्र और मैत्रिणी यानी दोस्त और सहेलियां थी, उन्होंने भी उसको एक एक किताब जो है गिफ्ट में दी। या सर्व कारणामुळे सोनालीला वाचनाची आवड लागली। इन सभी कारण से सोनाली को जो है कहानी पढ़ने की या किताबें पढ़ने की जो है रुचि उत्पन्न हुई, इंटरेस्ट उत्पन्न हुआ। म्हणून सोनालीला आता पुस्तके वाचत जा असे सांगण्याची गरज उरली नहीं। और क्योंकि उसका इंटरेस्ट जाग चुका था, इसलिए अब उसे ये नहीं कहना पड़ता था कि किताबें पढ़ा कर, पुस्तके वाचत जा। खालील आकृती पूर्ण करा। मुलांचे अवांतर वाचनाव्यतिरिक्त मैत्री असणारे घटक। यानी बच्चों को पढ़ाई के अतिरिक्त और कौन सी चीज़ें जो है बहुत अच्छी लगती है, जिनसे उनकी बहुत अच्छी दोस्ती होती है, मैत्री, है ना, ऐसे घटक कौन से हैं, ऐसी चीज़ें कौन सी है। तो पहली तो टीवी, टीवी से तो उनकी बहुत अच्छी दोस्ती होती है। दूसरा वीडियो गेम्स, जो उनको खेलना बड़े पसंद आते हैं। कंप्यूटर, उस पर दिन भर बैठे रहते हैं तो भी बोर नहीं होते। और मोबाइल, वो भी उन्हें हाथ में रहे तो फिर दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता। ये सब उनके बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। बच्चों, प्रश्न 4 दिया आहे, अभ्यासाबरोबरच तुम्हाला इतर कोणत्या गोष्टी करायला आवडतील का ते लिहा। यानी पढ़ाई के साथ साथ आपको और कौन सी ऐसी चीज़ें जो करना पसंद आएगा और वो क्यों पसंद आएगा आपको, वो लिखकर बताइए। तो देखिए हम उत्तर में क्या लिखेंगे कि मला अभ्यासाबरोबरच टी व्ही बघायला खूप आवडते। मुझे पढ़ाई के साथ साथ टी व्ही देखना भी बहुत पसंद है। कारण अभ्यास केल्याने आलेल्या निरस्तेला दूर करण्याचे छान पर्याय टी व्हीवर येणारे मनोरंजनाचे कार्यक्रम असतात। क्योंकि पढ़ाई करने के बाद जो नीरसपना आ जाता है या दिमाग जो है भारी भारी हो जाता है, उसमें से उसको दूर करने का एक बहुत अच्छा उपाय है टी वी पर आने वाले मनोरंजन के कार्यक्रम। अब बच्चों देखो,
कोई यहाँ पर अगर हम कोई ऐसी चीज़ लिखे कि मुझे पढ़ाई के अतिरिक्त जो है, पढ़ाई के साथ साथ में मुझे ये करना अच्छा लगता है, वो करना अच्छा लगता है, मुझे लगता है सभी बच्चों को टीवी देखना सबसे नंबर 1 पे पसंद आता है ना। नंबर 2 पे कोई बच्चे होते हैं जो ड्राइंग वगैरह करना पसंद करते हैं, या फिर कोई बच्चे होते हैं जो खेलना पसंद करते हैं टीवी के अलावा, है ना। तो ये सारी बातें हम बाद में लिखेंगे, इसीलिए हमने टीवी सबसे पहले लिखा। और उसके अलावा त्याशिवाय मला खेळायला आवडते, यानी ये जो सोनाली, हम अपने बारे में लिख रहे हैं, सोनाली के बारे में नहीं, है ना। तो मुझे खेलना अच्छा लगता है, इस जगह पे कोई बच्चे ऐसा लिख सकते हैं कि मुझे इसकी जगह पर जो है चित्रकला करना अच्छा लगता है ना, चित्र बनाना अच्छा लगता है। कोई दूसरे बच्चे हो तो देखो बच्चों, आजकल जैसे कोडिंग वगैरह सीखते हो आप, तो वहाँ लिख सकते हो आप मुझे कोडिंग बनाना पसंद है। कोई बच्चे ये भी लिख सकते हैं कि मुझे रंगोलियाँ बनाना पसंद है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको रंगोली बनाने से जिनका स्ट्रेस दूर हो जाता है, जो पढ़ाई के कारण जो थकान आ जाती है दिमाग में, वो दूर हो जाती है। तो ऐसा भी आप लिख सकते हो, यानी बहुत सारी चीज़ें आप इसके अंदर लिख सकते हो। किसी को कढ़ाई करना पसंद है, अच्छा चलो वो किसी को खाना बनाना पसंद है कि भाई पढ़ाई करने के बाद में मैं कुछ न कुछ छोटी मोटी चीज़ बना के खाने के लिए देखता हूँ, नए नए प्रयोग करता हूँ या करती हूँ, जिससे मेरा मन खुश हो जाता है। ऐसा भी आप इसमें लिख सकते हो बच्चों। वाचन आवडते कारण त्याने ज्ञानात वृद्धि होते। कोई बच्चे जो होते हैं उनको वाचन यानी रीडिंग अच्छा लगता है, जिससे उनके ज्ञान में वृद्धि होती है। पर कोई कोई बच्चे होते हैं जो किताब छोड़ने के बाद वापस से किताब पढ़ना पसंद नहीं करते दूसरी, उनको खाना बनाना, चित्रकला, खेलना, ये सारी चीज़ें पसंद होती। व सुट्टीच्या दिवशी जास्त वेळ झोपायला पण आवडते। और ये तो 90% बच्चों को जो है छुट्टी वाले दिन बहुत देर तक सोना पसंद है ना बच्चों। आप लोग को भी पसंद है कि नहीं ज़्यादा देर तक सोना, बताना ज़रा मुझे। त्याने शरीराचा थकवा दूर होऊन ताजेतवाने झाल्यासारखे वाटते। और मेरा खुद का ये मत है बच्चों कि हफ्ते में कम से कम एक दिन तो भी बच्चों की नींद पूरी तरह से होना चाहिए, ताकि उनका शारीरिक विकास भी खूब अच्छा हो, मानसिक विकास भी खूब अच्छा हो, और उनकी थकान हफ्ते में एक दिन तो दूर होना ही चाहिए। क्योंकि बच्चों रोज़ सुबह स्कूल जाने के लिए आप लोग जल्दी उठते हो, फिर स्कूल से आने के बाद में जो है खाना वाना खा के क्लासेस होती है, ट्यूशन होते हैं, उसके अलावा होमवर्क होते हैं आपको बहुत सारे, और फिर रात को भी सोने में लेट हो जाता है टीवी वगैरह देखने के बाद, और फिर सुबह भी आपको जल्दी उठना पड़ता है। तो ऐसे मंडे टू फ्राइडे या सैटरडे तक सबका ऐसा ही रूटीन रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सैटरडे संडे 2 दिन किसी की छुट्टी रहती है, या फिर एक दिन संडे की छुट्टी रहती है, तो उस दिन बच्चों ने खूब अच्छे से सोकर जो है अपने शरीर को और अपने दिमाग को अच्छा आराम दे देना चाहिए। संडे के दिन बहुत से पेरेंट्स ऐसा करते हैं, बच्चों के मॉर्निंग की क्लासेस लगा देते हैं, या मॉर्निंग की और कोई एक्टिविटी क्लासेस होती है। तो मैं तो पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट करूँगी कि संडे के दिन बच्चों को एक ही दिन मिलता है, उस दिन उनको खूब अच्छे से सोने दो। और जो भी क्लासेस है वो आप 10 बजे के बाद या दोपहर के बाद या हो सके तो शाम के लिए लगाइए। शाम की क्लासेस बहुत अच्छी होती है, बच्चे दोपहर में भी 1 घंटा सोकर फिर शाम को जा सकते हैं। एक दिन तो उनको आराम करने के लिए होना ही चाहिए, और उसके अलावा फिर उनकी पढ़ाई होती है संडे को भी, है ना। तो ये सारी चीज़ें होना चाहिए। तो बच्चों ये हम सब इसमें लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, खेळूया शब्दांशी। खालील प्रचारांच्या अर्थाचा योग्य पर्याय निवडा व लिहा। है सफल होणे। सफल होने का 3 हमको यहाँ पे ऑप्शंस दिए। यशासाठी झटणे, दूसरा यशस्वी होणे, और तीसरा दिया अपयश येणे। इसमें से सही उत्तर, सही पर्याय है यशस्वी होणे। दूसरा है नोंदी करणे। इसके ऑप्शन आहे लिहून ठेवणे, नोंदवही लिहिणे किंवा लक्षात ठेवणे। तो लिहून ठेवणे यानी लिख कर रखना, नोंदवही लिखने यानी डायरी में लिखना, और लक्षात ठेवणे यानी ध्यान में रखना। तो लिहून ठेवणे ये नोंदी करने का जो है आंसर हो जाएगा। आनंद गगनात न मावणे। आनंद वाहून जाणे, दुखी होणे किंवा खूप आनंद होणे। तर आनंद गगनात न मावणे याचा अर्थ असतो खूप आनंद होणे, यानी खूब आनंद हो जाना, यानी हमारी खुशी गगन में नहीं समा रही है, ऐसे खूब आनंद होना। नवल वाटणे, इसके ऑप्शन दिए आश्चर्य वाटणे, खूब आनंद होणे, नाराज होणे। उत्तर हो जाएगा आश्चर्य वाटणे, नवल यानी आश्चर्य बच्चों। खालील शब्दांचा वाक्यात उपयोग करा। आमूलाग्र, आमूलाग्र का हमको वाक्य में प्रयोग करना है। कॉलेजमध्ये जाताच रेखाच्या राहणीमानात आमूलाग्र बदल झाला। तो आमूलाग्र को हमने
अलग कलर में लिखा है, इसके नीचे अंडरलाइन भी आप लगा सकते हो। शाबाशकी, वर्गात गोष्ट सांगितल्याबद्दल साथ में आएगा बच्चों ये सेंटेंस, ये शब्द सांगितल्याबद्दल, गैप नहीं है बीच में। वर्गात गोष्ट सांगितल्याबद्दल मला शाबासकी मिळाली है ना। नेक्स्ट देखिए, अवांतर, मला लहानपणापासून अवांतर वाचनाची आवड आहे। नेक्स्ट देखते बच्चों, ये देखो बच्चे जो है लाइब्रेरी है ये स्कूल की, और जिन बच्चों को पढ़ने का शौक़ होता है इस तरीके से लाइब्रेरी में आके अपनी किताबें ढूंढ के अपने पसंद की और ऐसे पढ़ने बैठते हैं। आपके स्कूल में भी ऐसी लाइब्रेरी होगी, है ना बच्चों। अब देखो, खालील शब्दांचे समानार्थी शब्द चौकटीतून शोधून लिहा। जैसे यहाँ पे आपको दिया है कथा, विजय, सहाय, रस और पारितोषिक। ये बख्शिश के लिए इसमें कौन सा शब्द दिया है, यश के लिए यहाँ कौन सा शब्द है, गोष्ठ के लिए, मदद के लिए और आवड़ के लिए, ये हमको लिखना है। आंसर देखिए बच्चों, बख्शिश हमको बॉक्स में से दिखेगा पारितोषिक, यश के लिए विजय, गोष्ठ का मतलब है कथा, मदद यानी सहाय, आवड़ यानी रस, इंटरेस्ट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखिए की हात व हस्त हे एकाच अर्थाचे शब्द आहे, यानी हात याने भी हँड और हस्त याने भी हँड। खालील शब्द वाचा व त्याचे अर्थ शिक्षकांच्या मदतीने समजून घ्या। हस्तकला, हस्ताक्षर, इसमें शब्द हस्त या हाथ इन चीज़ों का यूज़ किया गया। हस्तांदोलन, हाथ कंकण, हाथखंडा, हाथ मोजे आणि हस्तक्षेप। अब देखो बच्चों, इसके हम क्या अर्थ, कैसे इसके आंसर लिखेंगे। तो हस्तकला यानी हाताने केलेली कला, हाताने बनवलेली गोष्ट। आप लोग बनाते हो ना, बहुत सुंदर सुंदर चित्र बनाते हो या और कोई या DIY बनाते हो, तो वो सब हस्तकला में आता है। हस्ताक्षर यानी स्वतः लिहिलेले अक्षर, खुद की लिखी हुई लिखाई। हस्तांदोलन यानी हातात हात मिळवणे, शेक हँड करणे, है ना। हाथ कंकण मतलब हातातली बांगडी, बैंगल्स। हाथखंडा यानी एखाद्या कामात तरबेज असणे, किसी एक काम में होशियार होना, है ना। हाथ मोजे यानी हातात घातलेले मोजे, हाथ में पहनने के सॉक्स, है ना, हैंड ग्लोव्स जिसको बोलते हैं। हस्तक्षेप, एखाद्या गोष्टीत मध्ये पडणे, एखादी बात के बीच में पडना, हस्तक्षेप करना। देखो बच्चों, आपण समजून घेऊया। खालील वाक्य वाचा। अजय आणि विजय शाळेत पोहोचले अन पावसाची रिपरिप सुरू झाली। मला पाऊस खूप आवडतो कारण मला पावसात भिजायला आवडते। रमेश व रत्ना मावशीकडे पुण्याला गेले। आम्ही खूप प्रयत्न केले म्हणून आम्ही जिंकलो। बाबा रिक्षा किंवा बसने प्रवास करतात। बच्चों, यहाँ वरील वाक्यात अधोरेखित शब्द उभयान्वयी अव्यय आहे। यहाँ पे हमको जहाँ पे भी अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स दिखाई दे रहे बच्चों, वो सब उभयान्वयी अव्यय होते हैं। यानी दो शब्दों को, दो वाक्यों को या फिर दो चीज़ों को जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं उनको हम उभयान्वयी अव्यय ऐसा बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे हमको उसकी पहचान दी है, जैसे शिवाय, की, परंतु, म्हणजे, तरी, नी, अन, हे सर्व शब्द दोन शब्दांना किंवा दोन वाक्यांना जोडण्याचे कामं करतात, म्हणून हे शब्द उभयान्वयी अव्यय आहेत। इसीलिए हम इनको उभयान्वयी अव्यय ऐसा बोलते हैं बच्चों। लक्षात ठेवा, उभय म्हणजे दोन, उभय का अर्थ होता है बच्चों दो, व अन्वय या शब्दाचा अर्थ संबंध, अन्वय यानी संबंध असा आहे। वाक्यातील दोन शब्द यानी किसी भी वाक्य में के दो शब्द किंवा दोन वाक्य या फिर दो वाक्य यांचा संबंध जोड़ने, इनका आपस में संबंध जोड़ना, हे उभयान्वयी अव्ययांचे कार्य है। ये उभयान्वयी अव्यय के काम है। अब जैसे बच्चों देखो, अजय आणी विजय, अब ये आणी है ना बच्चों, ये भी उभयान्वयी अव्यय, क्योंकि ये दो शब्दों को जोड़ रहा है, अजय और विजय को, तो ये भी उभयान्वयी अव्यय है। पोहोचले, अन पावसाची रिपरिप शुरू झाली। अब यहाँ पे वैसे देखा, ये यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस है, यहाँ से यहाँ तक पावसाची रिपरिप शुरू झाली दूसरा सेंटेंस है, उसको अन से जोड़ा गया, तो ये दो सेंटेंस को, दो वाक्यों को जोड़ने वाला उदाहरण है। अब देखो, मला पाऊस खूप आवडतो एक सेंटेंस, कारण मला पावसात भिजायला आवडते दूसरा सेंटेंस।
दो सेंटेंस को जोड़ा है कारण से। और रमेश व रत्ना, रमेश और रत्ना इन दो शब्दों को जोड़ा है व से। अजय और विजय को जोड़ा है आणि से, है ना। इस तरीके से ये भी उभयान्वय अव्यय है। आम्ही खूप प्रयत्न केले म्हणून आम्ही जिंकलो, दो वाक्यों को जोड़ा गया है। बाबा रिक्शा किंवा बसने प्रवास करतात, तो रिक्शा और बस दो शब्दों को जोड़ा गया है, ठीक है। इसलिए वो उभयान्वयी अव्यय होते हैं। अव्यय क्या काम करते बच्चों? अव्यय का मतलब होता है वे कभी नहीं बदलते। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, लिंग, वचन सब बदल जाएंगे, लेकिन जो अव्ययी शब्द होते हैं वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। अब खालील संवादातील उभयान्वयी अव्यय अधोरेखित करा। आपल्याकडे पाहुणे येणार आहेत म्हणून आपण पुरणपोळी करूया. कोण बोललं? आई बोलली. अंकुश काय म्हणतो? आई तू बटाट्याची भाजी आणि पुऱ्या कर. याने पुरणपोळी मत कर, बटाटे की सब्जी और पूरी बना. म्हणजे मी तुला मदत करू शकेन, यानी फिर मैं तेरी मदद कर सकता हूँ, पुरणपोळी बनाने में क्या मदद करूँगा, है ना। शिवाय स्वयंपाकही लवकर होईल, वो बोलता है, और खाना भी जल्दी बन जाएगा. जर पाहुणे लवकर आले, यानी अगर मेहमान जल्दी आ जाते हैं तर त्यांना वेळेवर जेवायला मिळेल, तो उनको समय पर खाना मिलेगा. पण पाहुण्यांना आवडेल ना आपण केलेला स्वयंपाक, पर मेहमानों को अच्छा लगेगा ना हमने बनाया हुआ खाना. अब देखो किस तरीके से अधोरेखित करना है. आई बोलती है आपल्याकडे पाहुणे येणार आहेत म्हणून, म्हणून क्या है? उभयान्वयी अव्यय. आपण पुरणपोळी करूया. अंकुश आई तू बटाट्याची भाजी अन, अन म्हणजे और शिवाय, जर, तर और पण, ये सब क्या है? उभयान्वयी अव्यय है. कहीं ये दो शब्दों को, कहीं ये दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं बच्चों. अब देखो वाचन प्रेरणा दिवस, प्रेरणा दिन उत्साहात साजरा, ये आपको दिया है आम्ही बातमी वाचतो, इसके अंदर कर दिया हुआ है. अब देखो इसके अंतर्गत क्या लिखा हुआ है बच्चों? वाचन प्रेरणा दिन मनाया जा रहा है. वाचन प्रेरणा दिन किसके याद में मनाया जाता है बच्चों? तो वो मनाया जाता है APJ अब्दुल कलाम आज़ाद की याद में. आम्ही बातमी वाचतो यानी हम समाचार पढ़ते हैं, बातमी यानी समाचार, ठीक है बच्चों. आदर्श नगर तालुका 16 दिनांक 15 ऑक्टोबर रोजी साधना विद्यालय आदर्श नगर येथे वाचन प्रेरणा दिन साजरा करण्यात आला. यानी 15 अक्टूबर के दिन साधना विद्यालय में जो कि आदर्श नगर में है, वहाँ पे वाचन प्रेरणा दिन मनाया गया. या कार्यक्रमाचे औचित्य साधून विद्यालयात अनेक स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले. क्योंकि वाचन प्रेरणा दिन था, इसीलिए इस दिवस पर स्कूल में बहुत सारे कॉम्पिटिशन रखे गए. कार्यक्रमाची सुरुवात ग्रंथदिंडीने करण्यात आली. कार्यक्रम की शुरुआत ग्रंथदिंडियों से शुरू हुई. आदर्श नगर परिसरातील महत्त्वाच्या चौकात वाचन संस्कृती वाचवा या विषयावर मुलांनी पथनाट्ये सादर केली. और आदर्श नगर परिसर में महत्त्वाच्या चौकात यानी ऐसा चौराहा जहाँ पर बच्चों सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते जाते हैं, वहाँ ज़्यादा लोगों की भीड़ होती है, ऐसी जगह पर क्या किया गया? वाचन संस्कृती वाचवा या विषयावर मुलांनी पथनाट्ये सादर केली. ऐसे चौराहे पर बच्चों ने पढ़ने की संस्कृति को बचाओ, इसके लिए एक पथनाट्य यानी सड़क पर किया जाने वाला नाटक सादर किया. त्याचबरोबर विद्यालयात उत्कृष्ट वाचन ही स्पर्धा घेण्यात आली और स्कूल में उत्कृष्ट वाचन ये कॉम्पिटिशन लिया गया. यात मुलांनी त्यांच्या आवडत्या कथा कवितांचे वाचन केले और इसमें बच्चों ने उनके पसंद की, आवडत्या यानी पसंद की कहानियाँ कविता इसका रीडिंग किया. या स्पर्धेत इयत्ता 7वीतील शेखर काजळे या विद्यार्थ्यास उत्कृष्ट वाचक म्हणून बक्षीस देण्यात आले. यहाँ पर क्या नाम है बच्चे का? शेखर काजळे. इनको उत्कृष्ट वाचक यानी सबसे अच्छा रीडर इसका इनाम देने में आया. पुढील काळामध्ये वाचन संस्कृती विकसित व्हावी या दृष्टीने विद्यालयात विविध उपक्रम राबवले जाणार असल्याचे मुख्य अध्यापकांनी या प्रसंगी घोषित केले. और आगे आने वाले समय में पढ़ने की संस्कृति ज़्यादा से ज़्यादा विकसित हो, इस दृष्टि से विद्यालय में अलग अलग तरह के उपक्रम चलाए जाएंगे, ऐसी बात स्कूल के प्रिंसिपल ने या मुख्य अध्यापक ने इस प्रसंग पर इस
दिन पर जो है घोषित किया। विद्यालयातील सर्व विद्यार्थ्यांनी अतिशय उत्साहाने वाचन प्रेरणा दिन साजरा किया। विद्यालय के सभी विद्यार्थियों ने इस दिन को बहुत उत्साह से मनाया। अब बच्चों इसके अंदर जो क्वेश्चन आंसर है वो देख लेते हैं की वरील बातमीच्या आधारे खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा। कोणाचा जन्मदिवस आपण वाचन प्रेरणा दिन म्हणून साजरा करतो? यानी किसका बर्थडे हम वाचन प्रेरणा दिन समझकर और मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। वरील बातमी कोणत्या तारखेची आहे? यानी ऊपर की जो हम न्यूज़ पढ़ रहे हैं, समाचार पढ़ रहे हैं, वो कौन सी तारीख को लिखा गया है? तो 15 अक्टूबर आपने देखा था ना बच्चों। वाचन प्रेरणा दिनाच्या निमित्ताने कोणकोणत्या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले? यानी वाचन प्रेरणा दिन के निमित्त से स्कूल में कौन कौन से कार्यक्रम रखे गए, किन किन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, कोणत्या विद्यार्थ्यास उत्कृष्ट वाचक म्हणून बक्षीस देण्यात आले, यानी कौन सा विद्यार्थी था जिसको बेस्ट रीडर उत्कृष्ट वाचक का इनाम मिला। और 5वां प्रश्न आहे बच्चों, विद्यार्थ्यांमध्ये वाचन कौशल्य वाढावे यासाठी शाळेत कोणकोणते उपक्रम आयोजित करता येतील? बच्चों में पढ़ने की संस्कृति बढ़े, उनका इंटरेस्ट बढ़े पढ़ने में, इसके लिए कौन कौन से आइडियाज़ अपनाए जा सकते, कौन कौन से उपक्रम उसमें किए जा सकते हैं, यावर गटात चर्चा करा आणि यादी तैयार करा। अब देखो बच्चों, पहला प्रश्न जो है ना उसका आंसर है भूतपूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम यांचा जन्मदिवस आपण वाचन प्रेरणा दिवस म्हणून साजरा करतो। अब APJ यहाँ पे तीनों जगह A के बाद, P के बाद और J के बाद डॉट लगाना है बच्चों। हाँ, दूसरे का आंसर है ही बातमी 16 अक्टूबर ह्या तारखेची आहे। देखते हैं बच्चों कब की है। देखो तारीख 16 नहीं, यहाँ पे तारीख ताल्लुक का है, ये दिनांक 15, सॉरी बच्चों 15 अक्टूबर वहाँ पे लिख लेना आप, है ना। तो 15 अक्टूबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 की जगह 5 लिख लेना। तिसरे का आन्सर आहे वाचन प्रेरणा दिनाच्या निमित्ताने शाळेत स्पर्धा घेतल्या गेल्या। कोणकोणती स्पर्धा वहाँ पे ली गई, देखो ग्रंथ दिंडीने कार्यक्रमाची सुरुवात झाली। महत्त्वाच्या चौकात वाचन संस्कृती वाचवा या विषयावर मुलांनी पथनाट्ये सादर केली आणि स्पर्धेत मुलांनी कथा कवितांचे वाचन केले। इयत्ता 7वीतील शेखर काजळे और चौथे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बच्चों की इयत्ता 7वीतील शेखर काजळे या विद्यार्थ्यास, यादनी यहाँ पे द काट देना, या विद्यार्थ्यास उत्कृष्ट वाचक म्हणून बक्षीस देण्यात आले। तो बच्चों इस तरीके से इसके आंसर हो गए। आगे आप देखेंगे, आपण समजून घेऊया, खालील वाक्य वाचा। असे स्थळ, और यहाँ पे ये जो है डॅश दिया आहे, जे निसर्गरम्य आहे, आभाळ भरून आले पण डॅश, वरील वाक्यांमध्ये हे जे डॅश आहे हे चिन्ह आले आहे, वाक्यांमध्ये हे चिन्ह 2 कारणांनी वापरतात, स्पष्टीकरण द्यायचे असल्यास आणि बोलता बोलता विचार मालिका तुटल्यास। यानी ये जो चिन्ह है इसको हम अपसरण चिन्ह बोलते हैं। इस चिन्ह को हम 2 जगह पर यूज़ करते हैं। एक बार जहाँ हमें किसी चीज़ का स्पष्टीकरण देना हो, यानी किसी बात के बारे में हम स्पष्ट रूप से बताना चाहते हैं, उसको ज़्यादा क्लियरली बताना चाहते हैं, तब हम इसको लगाते हैं। जैसे आप किसी भी क्वेश्चन के आंसर को पॉइंट वाइज लिखते हो, तो पहला पॉइंट पहला पॉइंट का ऊपर का हेडिंग याद कर लेते हो ना आप, और फिर डैश लगाते हो और फिर उसको डिस्क्राइब करते हो, तो वो अपसरण चिन्ह है। दूसरा, जब बोलते बोलते अगर हमारी विचार मालिका टूट जाती है, यानी बोलते बोलते हम पल भर के लिए ये चीज़ भूल जाते हैं कि यहाँ पर क्या आने वाला है, तो वहाँ पर विचार मालिका टूटना यानी विचारों का टूटना, वहाँ पर हम जो है अपसरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे आभाळ भरून आले पण के बाद में क्या है, थोड़ी सी देर के लिए सोच के फिर बोलेंगे, तो उस जगह लक्षात ठेवा अपसरण चिन्हाची लांबी संयोग चिन्हापेक्षा जास्त असते। जो संयोग चिन्ह होता है वो अपसरण चिन्ह से छोटा होता है, और ये जो है ये अपसरण चिन्ह बड़ा होता है बच्चों, है ना। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपके उपयोग में आया क्या, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताइएगा। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर से कीजिए, क्योंकि मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है बच्चों, कभी भी कम नहीं होता। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। मिलती हूँ आपसे किसी अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।